बहुत समय पहले की बात है, जब मुगलों का राज ढल रहा था और अंग्रेजी हुकूमत अपने पैर पसार रही थी। विंध्याचल के बीहड़ों के पास एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था कालीगढ़। कालीगढ़ का नाम ही काफी था लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए। वहां का एक जमींदार था, नाम था ठाकुर विक्रम सिंह। मेरी अनुमति के बिना ठाकुर विक्रम सिंह केवल एक जमींदार नहीं था, वह साक्षात यमराज का छोटा भाई लगता था। 7 फुट का कद, लाल सुरख आंखें और मूछें ऐसी जैसे बिच्छू का डंक। उसे शौक था शिकार का, लेकिन जानवरों का नहीं बल्कि लाचारी का। उसे लोगों को तड़पते हुए देखने में एक अजीब सा पैशाचिक आनंद मिलता था। ठाकुर का एक नियम था, वह कभी अपने हाथों से किसी को नहीं मारता था। वह कहता था, मैं क्यों पाप लूं? मरने वाला अपनी किस्मत से मरता है। लेकिन वह हालात ऐसे पैदा कर देता था कि सामने वाले की मौत हादसा लगे। कभी वह किसी गरीब किसान के खेत में जहरीले सांप छुड़वा देता, तो कभी किसी की बैलगाड़ी के पहिए की धुरी को आरी से इतना काट देता कि वह तेज रफ्तार में टूट जाए। जब वह आदमी मरता तो ठाकुर हंसते हुए कहता, अरे राम, बड़ा बुरा हुआ, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। वह हादसों का निर्माता था। उसने पूरी जिंदगी यही खेल खेला। उसने अनगिनत औरतों को विधवा किया, अनगिनत बच्चों को अनाथ किया और हर बार यही कहा, यह तो संयोग था, इसमें मेरा क्या दोष। लेकिन वह भूल गया था कि कर्म की मार उस लोहार के घन जैसी होती है जो जब पड़ती है तो लोहे का आकार ही बदल देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो जैसा बीज बोता है उसे फल तो खाना ही पड़ेगा, चाहे वह फल कितना ही कड़वा या जहरीला क्यों ना हो। समय का चक्र घूमा। ठाकुर विक्रम सिंह अब बूढ़ा हो चला था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने लिए एक ऐसा महल बनवाया था जिसे अभेद किला कहा जाता था। उसे डर था कि जिन लोगों को उसने सताया है कहीं वे बदला न ले, इसलिए उस महल में न तो कोई बाहरी आदमी आ सकता था, न ही वहां परिंदा पर मार सकता था। जमीन से 50 हाथ ऊपर उसका शयन कक्ष था, जहां की खिड़कियों में लोहे की मोटी सलाखें थीं। वह सोचता था कि अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन नियति अपनी चाल चल चुकी थी। एक दिन की बात है, अमावस की काली रात थी। हवा भी जैसे डरी हुई सहमी सहमी चल रही थी। ठाकुर अपने सुरक्षित कमरे में मखमल के गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। कमरे में दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थीं। बाहर पहरेदार मुस्तैद थे, वहां चींटी भी नहीं घुस सकती थी। ठाकुर को लगा कि वह सुरक्षित है। तभी एक विचित्र घटना घटी, बड़ी ही अजीब। ठाकुर को प्यास लगी। उसने पास रखे चांदी के लोटे से पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। लौटा उसके होठों तक गया। जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, उसे लगा कि पानी में कुछ है। उसने थूकने की कोशिश की, लेकिन वह चीज उसके गले के नीचे फिसल गई। अब सुनिए वह विचित्र बात। वह कोई जहर नहीं था, वह कोई कंकड़ नहीं था, वह एक बाल था। जी हां, एक मामूली सा इंसान का बाल। ठाकुर हंसा। अरे एक बाल ही तो है, पेट में जाकर गल जाएगा। लेकिन यहीं से कर्म का खेल शुरू हुआ। वह बाल पेट में नहीं गया, वह बाल उसकी श्वास नली और भोजन नली के बीच, जिसे हम घाटी कहते हैं, वहां जाकर एक अजीब तरीके से अटक गया। न वह नीचे जा रहा था, न ऊपर आ रहा था। ठाकुर ने खांसने की कोशिश की। खंखारते खंखारते उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने पानी पिया, लेकिन पानी गले से नीचे नहीं उतरा, वह नाक के रास्ते बाहर आ गया। अब ठाकुर को घबराहट होने लगी। एक मामूली सा बाल। उसने अपने नौकरों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली, केवल घर्र घर्र की आवाज आ रही थी। अब कहानी में वह मोड़ आता है जो किसी ने सोचा नहीं था। उस बाल ने गले के अंदर एक ऐसी नस को छू लिया जिसे छेदने से इंसान का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। यह चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक पहेली हो सकती है, लेकिन कर्म विज्ञान के लिए यह सीधा हिसाब था। ठाकुर का पूरा शरीर अकड़ गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह केवल अपनी आंखों की पुतलियां हिला सकता था। वह मखमल के गद्दे पर पड़ा था, जिंदा था, होश में था, लेकिन एक मुर्दे की तरह स्थिर। और तभी उसने देखा, कमरे के कोने से, जहां फर्श में एक बहुत ही बारीक दरार थी, वहां से कुछ निकल रहा था। वह क्या था?
दीमक। हाँ, दीमक, वही दीमक जो लकड़ी खाती है। लेकिन ये दीमकें सामान्य नहीं थीं। इनका रंग गहरा लाल था, जैसे ताजा जमा हुआ खून। वे कतार बनाकर निकल रही थीं। 1, 2, 100, 1000, देखते ही देखते लाखों दीमकें फर्श पर फैल गईं। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन वह तो अपने ही शरीर में कैद हो चुका था। वह एक मामूली सा बाल, उसने उसे बेबस कर दिया था। वे लाल दीमकें धीरे धीरे ठाकुर के बिस्तर पर चढ़ने लगी। वे उसके पैरों पर चढ़ी। ठाकुर को गुदगुदी हुई, फिर जलन। वे दीमकें उसे काट नहीं रही थीं, वे उसे खा रही थीं। अब तू सोचेगा कि पहरेदार कहां थे, उन्होंने बचाया क्यों नहीं? यही तो हादसा है। बाहर आंधी चल रही थी। हवा के शोर में और बादलों की गर्जना में किसी को ठाकुर की घर घर सुनाई नहीं दी। दीमकें उसके शरीर पर रेंग रही थीं। कल्पना करो मुसाफिर, एक आदमी जो पूरी तरह होश में है, जिसे हर दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वह हाथ हिलाकर एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, और लाखों कीड़े उसके शरीर को अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन यह अंत नहीं था। कहानी का सबसे विचित्र हिस्सा अभी बाकी है। जब वे दीमकें ठाकुर के सीने तक पहुंची तो वे एक खास आकार बनाने लगी। वे बेतरतीब नहीं थीं। वे ठाकुर की छाती पर इकट्ठा होकर कुछ लिख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निर्देश दे रही हो। ठाकुर ने अपनी धुंधलाती आंखों से देखा। उसकी छाती पर, उसके ही मांस और खून के ऊपर उन लाल दीमकों ने एक चेहरा बनाया था। वह चेहरा किसका था? वह चेहरा था उस विधवा औरत का, जिसके झोपड़े को ठाकुर ने आग लगवा दी थी और कहा था, अरे यह तो एक हादसा था, चिराग गिर गया होगा। वह औरत जलकर मर गई थी, लेकिन आज बरसों बाद वह आग नहीं बल्कि दीमक बनकर वापस आई थी। ठाकुर की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द से नहीं, भय से। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह हादसा कह रहा था, वह दरअसल एक उधारी थी जो आज सूद समेत वापस मिल रही थी। पूरी रात वह मंजर चलता रहा। भोर होते होते दीमकें वापस उसी दरार में समा गईं। जब सुबह पहरेदारों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके कलेजे मुंह को आ गए। ठाकुर विक्रम सिंह का शरीर वैसे ही पड़ा था। कहीं कोई घाव नहीं, खून की एक बूंद नहीं, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खोखला हो चुका था। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है और ऊपर से पेंट वैसा ही रहता है, वैसे ही ठाकुर का शरीर ऊपर से साबुत दिख रहा था, लेकिन अंदर न मांस था, न नसें, न दिल, न फेफड़े। ठाकुर सब कुछ गायब। वैद्यों ने कहा, बड़ा विचित्र हादसा है, लगता है कोई अज्ञात बीमारी थी। पुलिस ने कहा, कुदरती मौत है। लेकिन गांव के एक पुराने संत ने, जो शमशान में रहता था, उसने जब यह सुना तो मुस्कुराया और बोला, यह हादसा नहीं है, यह कर्मदंश है। ठाकुर ने दूसरों के घरों को खोखला किया था, आज नियति ने उसे ही खोखला कर दिया। अब सोचो मेरे मित्र, क्या इसे तुम मात्र एक एक्सीडेंट कहोगे? एक बाल का गले में अटकना, उसी रात दीमकों का निकलना, शरीर का लकवाग्रस्त होना और फिर अंदर ही अंदर खाया जाना, यह सब क्या है?